हमें पहले एक एक पेपर के अकॉर्डिंग इसमें देखना है। जैसे 4 पेपर हैं तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे जो महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है वो है आपका टाइम पर पेपर कंप्लीट होना, क्योंकि 3 घंटे होते हैं और 3 घंटे में जब आप लिखने लगते तो होता क्या है कि हम लोग या तो पहले बड़े वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या हम 5 नंबर वाले करते। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या, सबसे पहले आप छोटे वाले जो 2 मार्कर क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करें। कारण क्या है, 2 मार्कर क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और उनमें अगर आपने थोड़ा बहुत भी सही इर्द गिर्द लिखा है तो कुछ तो मार्क्स मिलेगा ना। मान लो 10 वाला आपने अटेम्प्ट किया, उसमें बहुत अच्छा लिखा तो भी 6.5 7 नंबर तक आपके आने वाले हैं, और 2 नंबर वाला आपने बहुत अच्छा लिखा तो 2 में 2 आते हैं, मैक्सिमम के 2 में 2 आएंगे। तो एक तो आपको यह जानना है कि इस एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं और किस सेक्शन से कितने आते हैं। यद्यपि ये ब्रोशर के अंदर आपको दिया गया है, ऑनलाइन वाले बच्चों की सहूलियत और आप सबके लिए देख लेना है। हर पेपर के अंदर 3 यूनिट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट, फोर्थ को छोड़ दिया जाए तो। पहला पेपर जो है, इस पेपर के अंदर आप देखेंगे 2 मार्क्स वाले यानी 15 शब्द वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये 15 शब्द वाले क्वेश्चंस 5 प्रश्न फर्स्ट यूनिट से आएंगे यानी इतिहास से, सेकंड यूनिट यानी इकोनॉमी से 5 प्रश्न आएंगे, और थर्ड यूनिट का मतलब हो गया सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी 5 प्रश्न आएंगे। इसका मतलब ये हो गया, सॉरी यहां से 15 प्रश्न, तो टोटल ये आपको देखना है कि ये प्रश्न आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। बात समझ रहे हैं, क्यों अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इन प्रश्नों में जो छोटे वाले प्रश्न होते हैं वस्तुतः इनको जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके नंबर जो आने वाले हैं या तो एकदम गलत हो जाएगा, अगर आधा पर्दा भी आ रहा है तो 1 नंबर तो आ ही जाता है, और अगर बहुत अच्छा आपने लिखा तो 100% मार्क्स आपको मिलते हैं। इतना सबके क्लियर हुआ। ये टाइम भी बहुत कम लेते हैं, क्योंकि 15 शब्द में लिखना है। तो छोटे प्रश्नों को हमेशा यह ध्यान रखना आपको कि बहुत ज्यादा लाइन भाषा नहीं देनी है। जैसे आपसे पूछा जाए मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम कौन से हैं, या मानव विकास सूचकांक के आयाम क्या हैं। जैसे 2013 मेंस के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम कौन से हैं। 2 तरीके से इसका उत्तर हो सकता है। एक बच्चा तो ऐसे लिखे, मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम हैं, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फिर वो लिखे एडुकेशन और प्रति व्यक्ति आय। एक बच्चे ने केवल इतना लिखा जो टॉपर था, 3 सूचकांकों के केवल उसने नाम लिख दिए, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, तो भी उसको 2 में 2 मिले। तो हमें यह देखना है कि हमें वहां पे टाइम कैसे बचाना है अपना। सबसे बड़ी चीज होती है वहां पे टाइम किस तरीके से आप बचा सकते हैं अपना। टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन कई ऐसे भी प्रश्न होते हैं छोटे जिनमें अगर टू द पॉइंट आपने नहीं लिखा, बहुत ज्यादा डिटेल कर दिया, तो ये भी आपके लिए घातक हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि किस तरीके से हम अपना समय बचा सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर के अंदर जो आपकी 3 यूनिट है, इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, इनमें आपको यह ध्यान रखना है कि टोटल ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से इनको हमें पहले करना चाहिए। हर प्रश्न में आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए और ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। बात समझे। उसके बाद में ये जो पेपर फर्स्ट है, इसका अगर 5 मार्क्स वाले यानी जिनका 50 शब्दों में उत्तर देना है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर 50 शब्द वाले प्रश्नों का उत्तर हमें पैराग्राफ वाइज लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। तो मैं आपको जितने भी जो विशेषज्ञ 9 विशेषज्ञों से अभी अब तक आप मिल चुके हैं उनसे हटके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वस्तुतः अभी तक शायद इसकी चर्चा हुई ही नहीं है, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि बच्चों को सारी चीजें इस वर्कशॉप के अंदर मिल जाएं। मान लीजिए आप में बहुत से बच्चे हैं, एडमिशन लेंगे, कुछ सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपको ये फ्रूटफुल रहे। देखिए कोशिश ये करना हर सब्जेक्ट के अंदर कि 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है जिनका उत्तर हमें 50 शब्दों में लिखना है, उनको हमेशा पॉइंट वाइज लिखिए। हमेशा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनानी है। चार्ट आप बना सकते हैं, जैसे साइंस टेक का कोई प्रश्न है, ज्योग्राफी का कोई प्रश्न है, इकोनॉमी का कोई प्रश्न है, तो उनके अंदर अगर आप चार्ट बनाते हैं तो उसमें आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। दूसरी चीज, उनको भी आप पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन में ले लेता हूं, आपको यह पूछा जाता है कि भारतमाला परियोजना क्या है,
जैसे 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, भारतमाला परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे ये क्या है योजना, किसने इसको प्रारंभ किया। दूसरा पॉइंट कितना इसका बजट है, ठीक है। तीसरा बिंदु इसमें कितना किलोमीटर तक की सड़कें बनाई जाएंगी। चौथा बिंदु इसमें क्या क्या चीजें शामिल किया जाएगा। यानी पॉइंट वाइज फॉर्मेट में अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स उसमें ज्यादा मिलेगा। और इसी को अगर आपने पैराग्राफ वाइज लिखा तो एक तो आपका टाइम भी जाएगा और दूसरा वहां पे नंबर आपके कटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ उत्तर हमेशा गलत ही होता है, लेकिन सामान्यतः अगर आप इस प्रश्नों को 50 शब्दों वाले प्रश्नों को पॉइंट वाइज लिखते हैं तो एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरे आपको उसमें मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। क्लियर हुआ सभी के। और आप जानते हैं कि ये जो यूनिट 1 है यानी हिस्ट्री वाला, इसमें 5 प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न आपको यूनिट 2 यानी इकोनॉमी से पूछे जाएंगे और 6 प्रश्न आपको बच्चों पूछे जाते हैं कहां से, ये जो तीसरा यूनिट है यानी समाजशास्त्र और उसके बाद में प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण से। ये जो लेखांकन और अंकेक्षण है इनसे केवल 2 मार्कर्स और 5 मार्कर्स वाले ही क्वेश्चन आते हैं, यानी ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 100 मार्क्स वाले जो हैं 100 शब्दों वाले, यहां पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हर सब्जेक्ट की अपनी मर्यादाएं होती हैं। अगर आप इतिहास में लिखेंगे तो वहां पे सामान्यतः भाषा देनी पड़ेगी। साइंस के अंदर आप लिखेंगे तो थोड़ी भाषा और पॉइंट वाइज भी आपको इसमें लिखना होगा। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहां पर टॉपिक वाइज इसमें चेंज हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में सामान्यतः ज्यादा पॉइंट वाइज अगर आप लिखें, चार्ट में लिखेंगे तो आपको इसमें नंबर ज्यादा मिलने वाले हैं। तो आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए पेपर सॉल्व करते समय कि पहले मैं 2 मार्कर्स वाले सारे क्वेश्चन कर लूंगा, क्योंकि उनमें हमें तुरंत पता चल जाता है ये वाला प्रश्न मुझे आ रहा है, दूसरा वाला प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, काट दीजिए, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और 25 प्रश्न का मतलब आप 50 अंकों के प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद में 16 प्रश्न आपके 5 नंबर के होते हैं जो कि 80 मार्क्स के, आप उनको कीजिए। और लास्ट में बच्चों आपको बड़े वाले प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि जब हम शुरुआत में बड़े वाले प्रश्न करते हैं तो हमारा टाइम कब खत्म हो जाएगा हमें पता नहीं चलता। तो ये प्रतिज्ञा करना है कि इस बार हम मेंस के अंदर, इवन जब आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो इसको अप्लाई करके देखना, आपका पेपर समय से लगभग आधा घंटे पहले खत्म हो जाएगा अगर ये फॉलो करेंगे। और ये टेस्टेड है, बहुत से बच्चों पर इसको प्रयोग किया गया है। बात इतना सबके एकदम क्लियर हुआ। अब हम दूसरा पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर के अंदर भी देखिए सेम ऐसा ही फॉर्मूला है। इसके अंदर भी इस तरीके से 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स वाले ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तीसरे पेपर में भी आपको इसी तरह से 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले और 10 मार्क्स वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 3-3 यूनिट इसके अंदर डिवाइड की गई है। तो आपको हर पेपर के अंदर पहला कौन सा अटेम्प्ट करेंगे हम, 2 मार्क्स वाले। अब कोई बच्चा ये कहे कि नहीं सर मैं तो पहले क्या करता हूं, बड़े वाले प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लेता हूं क्योंकि वो मुझे अच्छे से आ रहे हैं। आप कर सकते हैं, उसमें चॉइस आपकी अपनी रहेगी, लेकिन एक बेस्ट स्ट्रेटजी जो टॉपर्स की है, जैसे इस बार मैं कई टॉपर्स से मिला हूं तो उन्होंने यही कहा कि सर हमने पहले क्या किया, छोटे वाले प्रश्नों को सारा अटेम्प्ट किया, उसके बाद में हमने 5 वालों को किया और उनका सबसे जो क्रक्स आ रहा था वो यही था कि हमने ज्यादातर 5 मार्क्स वाले प्रश्नों का पॉइंट वाइज फॉर्मेट लिखा है, बहुत ज्यादा हमने भूमिका लिखी ही नहीं है, ठीक है। जो पूछा गया ना उसके ऊपर हमने उसको लिखा है, तब जाकर के हमारे मार्क्स अच्छे आए हैं। बात सबके इतना क्लियर हुआ। 4th पेपर हिंदी वाला है और इंग्लिश वाला है, इसमें 2 यूनिट है। तो आपको इसमें एक तो सबसे ज्यादा आपको मार्क्स इसमें मिलते हैं ग्रामर वाले पोर्शन में। चूंकि ये ग्रामर वाला पोर्शन है, या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं आएगा, पूरा मैथमेटिक्स होता है ये, ठीक है। इसमें या तो सही होगा या तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत शानदार तरीके से सर लोगों ने आपको समझाया, तो ज्यादा इस पे मैं चर्चा भी नहीं करूंगा। लेकिन आपको जैसे कुमार गौरव सर भी बोल के गए थे, मैं भी कह रहा हूं, और इस बार के टॉपर्स की कॉपियां को भी अगर देखें तो ये जो 4th पेपर है ये आपकी रैंक को डिसाइड करेगा, विशेषकर हिंदी 120 नंबर का होता है। और हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है और हिंदी से हमारी रग रग से हम वाकिफ होते हैं। तो इसको अगर बहुत शानदार तरीके से आप कर लेते हैं तो बच्चों आपके रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी और आपको प्रॉपर एसडीएम या आरपीएस मिलेगा। तो 4th पेपर को आपको बहुत अच्छे से देखना है। दूसरी चीज, हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो कई ऐसे शब्द आते हैं जिनको टेडलर वर्ड्स या पुछल्ले शब्द कहा जाता है।
उनका अगर हमें पता चल जाए तो शायद हम आंसर बेहतर कर सकते हैं। तो मेरी इकोनॉमिक्स पे आने से पहले एक बार मैं उनकी भी चर्चा करूंगा कि आंसर राइटिंग करते समय हमें इनको ध्यान में रखना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो अच्छा, थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ बच्चों को ये भी रहता है कि सर हमारी कट ऑफ वगैरह क्या जाने वाली है। ठीक है, ये थोड़ा हटके हम लोग बात कर रहे हैं। ये इसलिए बताया गया ताकि आप में मोटिवेशन आ सके कि कितना सा कट ऑफ जाएगा। तो विशेष क्रम 2018 की बात करें, ठीक है, तो ये हो गया टीएसपी कट ऑफ मार्क्स सबके सामने है। इसमें जनरल जो टीएसपी कैटेगरी से हैं उनकी कट ऑफ 332.75 रही है, और फिर वुमेन डब्ल्यूई में 320.25 रही है, एससी में ये रही है, और एसटी यानी ये टीएसपी है सामान्यतः कम ही जाती है। और जो नॉन टीएसपी की बात करें हम लोग तो जनरल कैटेगरी का 344 मार्क्स इस बार कट ऑफ गया है। इसका मतलब यह है कि कट ऑफ वस्तुतः 50% से कम ही जाता है। बात समझ रहे हैं? और आप देख लीजिए, चाहे यहां 2016 में ये 327 था, 2013 में 350 था, यहां 344 है। इसका मतलब 50 से हमेशा कम रहा है। तो अगर आप इसको मैथमेटिक तरीके से मेंस को लेकर के चलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग की जाए, ज्यादा से ज्यादा छोटे वाले प्रश्नों पे फोकस किया जाए, टाइम बाउंड होकर के उत्तर लिखा जाए, तो आप अच्छा स्कोर इसमें गेन कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा मेंस क्या है? मेंस एक कैलकुलेशन है। मेंस में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा रटना भी नहीं है, बहुत ज्यादा लिखना है। और लिखना है सारी गणित को ध्यान में रख करके कि मुझे फर्स्ट पेपर से इतने मार्क्स मिल सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में, उनको बेहतर तरीके से आप कीजिए। हर सब्जेक्ट को करना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। अगर आपने मान लो केवल सेलेक्टिव स्टडी कर ली कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लूँ, मैं साइंस पढ़ लूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ लूँ, तो आपको एक चीज मैं बता दूं, इस बार अगर आप टॉपर्स की कॉपी देखेंगे या बहुत से बच्चों की आप मार्क्स देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज समझ में आएगा कि भले ही हिंदी में उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन बाकी में जैसे सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में नंबर कम है। अगर मान लो फर्स्ट और सेकंड पेपर को भी आप उतना ही वेटेज देते तो आपकी ओवरऑल रैंक बढ़ती। तो कोई भी बच्चा ये गलती ना करे कि हम एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो जाए, कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। हर पेपर के ऊपर आपको प्रॉपर वर्क करना है। इतना आपके पास अभी पर्याप्त समय है और आप कर सकते हैं, और हम आपको करवाएंगे भी। तो कट ऑफ आपको ये ध्यान रखना है, इसको दिखाने का पर्पज ये है कि तनाव नहीं लेना है कि यार 50% से ऊपर जाएगा। एक भी वर्ष आप बता दीजिए जिसमें 50% को इसने क्रॉस किया हो, कट ऑफ कम ही जाती है। इसलिए हर बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर इतना तो मैं ले आऊंगा, इतना तो हम कर सकते हैं। तो ये मोटिवेट करने के लिए आपको ये दिखाया गया है। चूंकि कट ऑफ को लेकर के कई बार मन में रहता है कि पता नहीं कितना जाता होगा मेंस का, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ हो गया। अब आता है प्रश्न का उत्तर लिखते समय कुछ शब्द होते हैं मेंस में, व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, प्रकाश डालिए, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इनका मीनिंग क्या होता है? अगर ये शब्द आपको पता चल जाएंगे तो आप इनसे बेहतर तरीके से उत्तर लेखन कर सकते हैं। तो चलिए इन शब्दावलियों को हम देखते हैं बच्चों। पहला, विवेचन कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न दिया कि भारत में महिलाओं की जो जनांकिकीय स्थिति है, इसमें उनकी दुर्दशा बढ़ती जा रही है। इस कथन का विवेचन कीजिए। कोई भी अगर आपको इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको पूछा जाए कि विवेचन कीजिए या डिस्कस, तो इसका मीनिंग क्या है? किसी भी अगर प्रश्न के आगे आपको इस तरह का कोई शब्द मिलता है तो किसी विषय पर विस्तार से लिखते हुए, विभिन्न विचार और दृष्टिकोण पर विचार करते हुए आप अपना उत्तर लिखें। तो इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए, सबको इसको लिखना है ना। क्या चीज बेटा? हाँ चलिए लिख लीजिए, अदरवाइज आप इसका फोटो ले सकते हो और ऐप में भी रहेगा, तो केवल इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए, है ना। तो इस पे हम टाइम किल नहीं करेंगे, बाकी अपने सब्जेक्ट पे आएंगे, है ना। आप आराम से सुन लीजिए। अगर मान लो डिस्कस आता है तो इसका मतलब क्या है? जो दिया गया कोई भी विषय है उस विषय के ऊपर आपको विस्तार से लिखना है और उसके विभिन्न जो विचार हैं उन विचार और दृष्टिकोण पर विचार करते हुए आपको उत्तर लिखना है। बात सबके एकदम क्लियर हुआ? उसके बाद में दूसरा आता है व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसमें इंग्लिश में आपको लिखा रहेगा एक्सप्लेन या एलुसिडेट,
तो किसी भी विषय पर विस्तार से लिखते हुए विभिन्न विचार और दृष्टिकोण पर विचार करते हुए हमें अपना उत्तर लिखना चाहिए, यानी डिटेल हमें इसका उत्तर लिखना होता है। और तीसरा आता है बच्चों एनालिसिस, यानी विश्लेषण करना। तो विश्लेषण, जब भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि इस कथन का विश्लेषण कीजिए, ठीक है, तो जब भी किसी के पीछे पुछल्ला शब्द आए विश्लेषण कीजिए, तो आपको क्या करना है, किसी तथ्य को विभाजित करते हुए, यानी किसी भी तथ्य को तोड़ते हुए, उसको विभाजित करते हुए उसका परीक्षण करना अथवा गहराई से विचार करना कि उसका एकदम अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, कोई भी आपको जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न का बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, उसको टुकड़ों में विभाजित करना है, ताकि उसकी हर चीज को आप अच्छे से गहराई से बता सके और उसका अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। उसके बाद में आता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। देखो, कहीं पे तो आएगा आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, कहीं पर आएगा केवल आलोचना कीजिए। तो जब भी किसी प्रश्न के पीछे लिखा रहे इसकी आलोचना कीजिए, तो जब भी क्रिटिसाइज आए तो किसी भी तथ्य को अच्छे एवं उसके बुरे पक्ष पर अपना निर्णय देना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब कितना हम सही दें, कितना निगेटिव लिखे उसके बारे में, बात समझ रहे हैं? तो जब भी किसी की आलोचना करनी होती है तो हमें यह नहीं कि एकदम पूरा का पूरा आलोचना ही हम उसका करें। लगभग 60-70% तक उसकी कमियों को लिखना चाहिए, 30-40% तक उसकी अच्छाइयों को लिखना चाहिए। और यदि आप किसी की आलोचना कर रहे हैं तो फिर अंत में पॉजिटिव चीज भी आपको लिखना चाहिए कि उसमें सुधार कैसे हो सकता है। बात सबके एकदम क्लियर हो गया? यानी मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि भारत के अंदर जो कोरोना महामारी है, इस कोरोना महामारी के कारण कौन कौन सी समस्याएं हुई, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो जहां पर भी आप आलोचना करें तो आलोचना में किसी भी तथ्य के अच्छे भी चीजें लिखना है और उसके बुरे पक्ष को भी लिखना है, लेकिन बुरे पक्ष को उसमें हमें ज्यादा लिखना चाहिए और अच्छे पक्ष के बारे में थोड़ा बहुत हमें अवश्य लिखना चाहिए। बात समझ में आया सभी के? उसके बाद में है बच्चों कमेंट करना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जहां पे हमें कमेंट करना या टिप्पणी करना होता है तो किसी भी कार्य अथवा किसी विषय का हमें मूल्यांकन करना और परीक्षण करना, किसी भी विषय के ऊपर हमें यह बताना कि भाई वो जो विषय आपको दिया गया है वो एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप क्या कमेंट करेंगे इस पे, तो नॉर्मली कहते हैं ना नो कमेंट। तो किसी भी विषय के ऊपर जब भी टिप्पणी करना लिखा रहता है तो ऐसी परिस्थिति में हमें उस विषय के ऊपर विस्तार से अपने कमेंट लिखने चाहिए। अपने जो भी बातचीत हम सोच रहे हैं उसके बारे में वो सारी चीजें हमें वहां पे दर्शाना चाहिए ताकि वो चीज एकदम स्पष्ट हो जाए। तो ये होता है कमेंट कीजिए या टिप्पणी कीजिए। हाँ, इसको एक बार आप नीचे करवा के साइड में है ना। देखो, विवेचना और व्याख्या कीजिए, इन दोनों में सामान्यतः ये लगभग सिमिलर से होते हैं, थोड़ा सा इसमें अंतर है। जब भी डिस्कस विवेचन की बात आती है तो इसमें क्या होता है, किसी विषय को एकदम विस्तार से लिखते हुए उसके अलग अलग डायमेंशन जो होते हैं उनके बारे में हमें लिखना होता है। और जब व्याख्या हम लोग करते हैं तो व्याख्या करते हुए हम क्या करते हैं, लगभग तो ये दोनों एक ही चीज है, यानी यहां पर शब्द अलग अलग आपको दे दिए जाते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है, इसके अंदर तो हमें उसको डिटेल लिखते हो, इसके अलग अलग पक्ष है कि भाई ये वाला ये पॉजिटिव हो सकता है, ये दूसरा इसका पक्ष हो सकता है, ये इसका तीसरा पक्ष हो सकता है। इस तरीके से हमें उसके ऊपर लिखना होगा। और अगर मान लीजिए व्याख्या करिए ये पूछा जाता है तो इसके ऊपर उसके अलग अलग विचार और दृष्टिकोण लिखते हुए हमें इस तरीके से उसको समझाना है कि उसका अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। बात समझ में आया सभी के? उसके बाद में है डिस्क्राइब, यानी वर्णन करना। किसी विषय का वर्णन कीजिए। अगर इस तरीके से कोई पुछल्ला शब्द होता है तो हमें क्या लिखना चाहिए, किसी भी तथ्य अथवा व्यक्ति के विषय में विस्तार से लिखना ताकि उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाए। ठीक है, और यदि मूल्यांकन करना आता है, ठीक है, इवेलुएट करे, तो किसी तथ्य पर सावधानी से विचार करते हुए तथा यह निर्धारित करना कि यह किस हद तक महत्वपूर्ण और उपयोगी है, ये चीजें हमें मूल्यांकन करते वक्त बताना चाहिए। और एक आता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, डू यू एग्री? ठीक है, इस तरह से आता है। तो अधिकतम परिस्थिति में आपको सहमति नहीं जतानी चाहिए।
ठीक है। आपसे पूछा जाए कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं, तो अधिकांश परिस्थितियों में हमें असहमति जतानी होती है, लेकिन जो कथन दिया गया है उस कथन की परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर संवैधानिक चीजें क्या कहती है, नैतिकता क्या कहती है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, जैसे मान लीजिए महिलाओं के ऊपर कोई प्रश्न है, जैसे ट्रिपल तलाक सही है या नहीं, आप इस कथन से कितने सहमत है, ट्रिपल तलाक को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो ट्रिपल तलाक होना चाहिए क्या, तो आपको असहमति जतानी है कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, लेकिन अधिकतम स्थितियों में असहमति ही जतानी चाहिए। यह प्रश्न की प्रकृति, तात्कालिक घटनाक्रमों को ध्यान में रखकर तथा कानून, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए आपको अपना उत्तर दिया जाना चाहिए। बात एकदम सबके स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद में आता है अमुक कथन के प्रकाश में, ठीक है, इन द लाइट ऑफ अबोव स्टेटमेंट, तो आपको उस कथन की सीमा में बंद कर ही उत्तर लिखना होता है। अगर इस तरह से आपको दिया जाए कि भाई अमुक कथन के प्रकाश में उत्तर लिखिए, तो कोई स्टेटमेंट अगर दे दिया, इस तरह के प्रश्न आपको एथिक्स में खूब मिलते हैं। तो जब भी अगर आपको इस तरह से कह दिया जाए कि गांधी जी का ये कथन है, इस कथन के संदर्भ में आप लिखिए, तो जो कथन लिखा है उसी कथन के इर्द गिर्द, उसी कथन में बंद करके आपको उत्तर उसमें लिखना चाहिए। बात सबके एकदम क्लियर हुआ। तो ये है कुछ टेडलर वर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, इन दोनों में भी अंतर समझ लीजिए। एक तो होता है आलोचना करना और दूसरा होता है समालोचना करना। आलोचना जहां होता है उसमें नेगेटिव चीजें ज्यादा लिखी जाती है, यानी उसके नेगेटिव पक्ष ज्यादा दर्शाए जाते हैं। समालोचना जहां पे की जाती है तो वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखा जाता है, और अंत में एक निष्कर्ष इस तरह से होना चाहिए जो पॉजिटिव चीजों को ज्यादा बता रहा हूं। बात समझे ना, यानी आलोचना वहां पे क्रिटिसिज्म ज्यादा किया जाएगा, और समालोचना जो होती है, समालोचना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी लिखते हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लिखते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण वहां पे दर्शाते हैं। क्लियर हुआ। अब आ जाइए हम लोगों का सिलेबस। तो सिलेबस एनालिसिस की बात थी, सबके पास ब्रोशर दिया हुआ है। अर्थव्यवस्था को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक लिखा है भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था, और तीसरा बच्चों इसमें लिखा हुआ है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो 2 चीजें हम लोग इसमें लेंगे, एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था और दूसरा लिया जाएगा विश्व की अर्थव्यवस्था। हिंदी इंग्लिश दोनों में यहां पे आपके ठीक सामने है। पहला आपका जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग तथा सेवा, इसके मुद्दे, पहल तथा सरकार की इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में पहला एक बड़ा टॉपिक आपका होगा कृषि। कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है, उसके कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जैसे किसानों के 3 जो कानून हैं, इसके ऊपर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चूंकि ये 2018 के बाद की परिस्थितियां हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज वाला मुद्दा है। इसके अलावा एमएसपी को लेकर के आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा किसानों के ऊपर कर्ज की जो समस्या है उसको लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्याओं के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, और कृषि के अंदर जो सुधार होने चाहिए उनके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। कृषि तकनीक को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कृषि से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर यहाँ पे हम बात करेंगे, और फिर इन मुद्दों को बेहतर तरीके से दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव यानी स्कीम लाई गई है। जैसे मान लीजिए एमएसपी को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया, ये जो 3 कृषि कानून हैं इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या है, कृषि में तकनीक कौन कौन सी लाई जा रही है जिससे उत्पादन बढ़ सके, वेयर हाउस इत्यादि के लेकर के आधुनिक तकनीक कौन कौन सी है, वो भी चीजें हम इसमें देखेंगे। और उसके बाद में और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। इसी तरह से उद्योगों की वर्तमान स्थिति, कोविड के कारण इनमें क्या क्या प्रभाव पड़े, ये भी हम लोग देखेंगे, और वर्तमान के कौन कौन से मुद्दे हैं तथा सरकार की कौन कौन सी पहले उद्योगों को लेकर के की गई है, इसको हम पूरा अच्छे से देखने वाले हैं। आपको ध्यान होगा पिछली बार 2018 में यहीं से एक प्रश्न आपको पूछा गया था, ईज ऑफ डूइंग। तो ईज ऑफ डूइंग सीधा सीधा उद्योग क्षेत्र से भी उसका संबंध होता है। ठीक है ना, ईज ऑफ डूइंग क्या है और इसके वर्तमान स्थिति क्या है, इसको लेकर के 2018 में प्रश्न पूछा था, अभी हम उस पर चर्चा कर लेंगे। और फिर आता है बच्चों सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है, सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे क्या हैं,
और सेवा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है। अगर आपका ये टॉपिक हो जाएगा पहला, तो लगभग 10% आपकी इकोनॉमी समाप्त हो जाएगी, इतना बड़ा इसका महत्व है। दूसरा है बैंकिंग। इसमें एक टॉपिक आपको दिया गया मुद्रा पूर्ति और उच्चाधिकार प्राप्त मुद्रा की अवधारणा। दूसरा है केंद्रीय बैंक एवं वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका एवं कार्यप्रणाली। अनर्जक परिसंपत्ति यानी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन क्या होता है, वित्तीय समावेशन की चुनौतियां क्या है, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं, और भारत में आजादी के इतने वर्षों के बाद भी वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त क्यों नहीं किया गया, ये सब चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद में मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके उद्देश्य एवं मॉनेटरी पॉलिसी के साधन कौन कौन से हैं, ये दूसरा पॉइंट आपका हम लोग देखेंगे। उसके बाद में बच्चों आता है पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त। तो लोक वित्त क्या होता है, लोक वित्त के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, लोक वित्त के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, और यहीं पे हम राजकोषीय नीति के बारे में देखेंगे। भारत में कर सुधार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नकद हस्तांतरण, अन्य संबंधी मुद्दे, भारत की वर्तमान राजकोषीय नीति। पिछली बार सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे गए थे। आपको ध्यान होगा एक प्रश्न पूछा गया था राजकोषीय समेकन से आप क्या समझते हैं 2018 में। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको यहां से नकद हस्तांतरण से पूछा गया था, उर्वरक में डीबीटी से क्या अभिप्राय है। बात सबके याद आ रहा होगा ना, उर्वरक में नकद हस्तांतरण से क्या अभिप्राय है और इसके क्या चुनौतियां, इस तरह से आपको प्रश्न पूछा गया था। और भारत की वर्तमान राजकोषीय नीति से भी आपको प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में डी है भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के रुझान, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सार्वजनिक वित्तीय वितरण प्रणाली, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निर्यात आयात नीति, 12वां वित्त आयोग, गरीबी उन्मूलन योजनाएं। ये तो है बच्चों भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख बिंदु, जिनको हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक चीजें डिटेल में हम देखेंगे। हाँ हाँ, देखो वस्तुतः इसको मैं मानता हूं कि ये जो 12वां वित्त आयोग दिया गया है ना, अब तो 15वां वित्त आयोग आ चुका है। तो अभी तो वस्तुतः हमें यह पता ही नहीं है ना कि सिलेबस ये रहेगा या सिलेबस बदलेगा। ये तो मैं पहले ही दिन बोल के गया था आपको, है ना। ये वस्तुतः आरपीएससी के हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने क्या सोच करके 12वां लिखा होगा। तो हमें इसमें पढ़ना तो 15वां ही है, लेकिन 12वें को भी थोड़ा देख लेंगे। मान लो अगर प्रश्न पूछ लिया तो हम ये थोड़ा ही कहेंगे भाई आउट ऑफ सिलेबस हो गया, या आपने 12वां क्यों लिखा यहां पे। ये तो सबको पता है। इसके बाद 13वां आ गया, 14वां भी गया, 15वां वित्त आयोग की रिकमेंडेशन भी आ चुके हैं ना, लेकिन सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बी जो पार्ट आता है आपका, वो है ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3 बिंदु आपको पढ़नी है। पहला तो 3 ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, तो आपको जैसे वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियां, इसमें वर्ल्ड बैंक आपको पढ़ना है, आईएमएफ पढ़ना है, और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। तो विश्व बैंक में हम पूरी चीजें देखेंगे। विश्व बैंक की स्थापना क्यों हुई, विश्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य क्या है, विश्व बैंक की कोटा प्रणाली क्या है, विश्व बैंक जो है इसके अंतर्गत शेयर कैसे मिलते हैं, विश्व बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जैसे 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के विश्व बैंक बनता है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे आईबीआरडी क्या है, आईडीए क्या है, आईएफसी क्या है, मीगा क्या है, आईसीएसआईडी क्या है, और भारत तथा विश्व बैंक। और वर्तमान समय में विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आती है वो प्रमुख रिपोर्टों भी हम लोग देखेंगे इसमें। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसके ऊपर 2018 में प्रश्न पूछा गया था, उसको चाइना के दबाव में आकर के किस तरीके से बंद कर दिया गया। जैसे 2020 के बाद ये रिपोर्ट नहीं आ रही है। आपको ध्यान होगा कि भारत की इसमें जो 2019 की रिपोर्ट आई थी 2020 में, 2019 के डेटा के आधार पर, तो 63rd रैंक आई थी। और भारत की तो सुधार हो रही थी, लेकिन चीन की रैंक लगातार इसमें डिक्लाइन हो रही थी, तो आरोप लगे इसमें। और उसके बाद विश्व बैंक ने एक तरह से चीन के दबाव में आकर के बंद कर दिया। तो क्यों ऐसा किया गया, ये चीजें हम देखेंगे। और विश्व बैंक में सुधार वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में दूसरा जो आपका टॉपिक है, विकासशील, उभरते और विकसित देशों की
संकल्पना, यानी डेवलपिंग नेशन क्या होते हैं, इमर्जिंग नेशन क्या होते हैं और डेवलप्ड नेशन क्या होते हैं, ये तीनों हम लोग इसमें देखेंगे। और फिर एक छोटा सा टॉपिक आपका है वैश्विक परिदृश्य में भारत, इंडिया इन ग्लोबल सिनेरियो। ये है बच्चों आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था का सिलेबस। इसमें हम लोग चीजों को देखेंगे और शानदार तरीके से। देखिए, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रोज आप पेपर में पढ़ते हैं। इकोनॉमी सबसे इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि डेली लाइफ से आपका इससे संबंध होता है। जैसे आपके बीच में चित्रा माहेश्वरी बैठी हुई है, ऑलरेडी ये पिछले 2018 में सेलेक्टेड है और 2018 में शायद इसको डीवाईएसपी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन इस बार एसडीएम मिले, इसको लेकर के बैठी हुई और पुरानी मेरी स्टूडेंट है, पूरा पढ़ा हुआ इसका। तो हम लोग इसको देखेंगे इस तरह से कि इसमें क्या क्या है। अब बच्चों हम लोग सीधा देखते हैं कि राजस्थान वाला मैं नहीं लूंगा ना, वो उमेश सर लेंगे। हालांकि सिलेबस जो है उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, तो इसमें देख लीजिए राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि, बागवानी, डेयरी और पशुपालन, औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि और हाल के रुझान, राजस्थान के विशेष संदर्भ में समृद्धि, विकास और आयोजन, राजस्थान के सेवा क्षेत्र में वर्तमान में हुए विकास एवं मुद्दे, राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएं, उनके उद्देश्य एवं प्रभाव, और राजस्थान में आर्थिक परिवर्तन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारिता यानी पीपीपी का मॉडल, और राज्य की जनांकिकी परिदृश्य और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये आपके इसमें टॉपिक हैं जो श्री उमेश सर के द्वारा लिए जाएंगे। अब हम लोग सीधा सीधा प्रश्नों के ऊपर आते हैं कि हमारे देश से जैसे 2017-18 में आपसे प्रश्न पूछा गया है, 2017-18 में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाले 4 देशों के नाम घटते हुए क्रम में लिखिए। तो ये 4 देश कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा अमेरिका, उसके बाद यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद में हांगकांग और उसके बाद में चीन। ये 4 देश हैं, ये ध्यान रखना आपको। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार पहला इसमें कौन हो गया? यूएसए, दूसरा यूनाइटेड अरब अमीरात, और तीसरा हांगकांग, और चौथा चाइना। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार ये 4 देश हैं जिनसे भारत का प्रश्न आपसे क्या पूछा है? 2017-18 में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाले 4 देशों के नाम घटते हुए क्रम में लिखे। अब यहां पे आपको मैं टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा सा सूत्र बता रहा हूं। एक बच्चा इसको क्या लिखता कि 2017-18 में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाले 4 देश के नाम निम्नलिखित हैं, और फिर ये 4 लिखता। क्या इसकी जरूरत थी क्या पहली वाली लाइन की? बिल्कुल भी लाइन की जरूरत नहीं थी, सीधा आपको टू द पॉइंट लिखना चाहिए। अमेरिका, यूएई, हांगकांग और चाइना। ये तब के डेटा की बात है, वर्तमान समय के डेटा नहीं है। बात सबके एकदम क्लियर होना चाहिए, वर्तमान समय में उत्तर इसका बदल जाएगा। दूसरा फिर प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हाट इज द फिस्कल कंसोलिडेशन यानी राजकोषीय समेकन क्या है, और 15 शब्दों में है। हाँ, वो बाय मिस्टेक है उसमें, है ना, प्रिंटिंग एरर है। नहीं, उससे एक्सपोर्ट होता है। जैसे चाइना क्या करता है, हांगकांग को अपना मानता है, लेकिन आप देखेंगे कि हांगकांग से हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो अलग ही आता है। इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे तो हांगकांग जो है उसको एक अलग ऑटोनोमस देश की तरफ हम मानते, चाइना उसको नहीं मानता है ना। दूसरा आप देखिए, राजकोषीय समेकन से क्या तात्पर्य है, या राजकोषीय समेकन क्या है? सीधा सा अर्थ है, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई सभी स्ट्रेटजी राजकोषीय समेकन कहलाता है। बस इतना लिखना है इसमें। क्या लिखेंगे? 15 शब्दों में लिखना है, और 3 लाइनें आपके पास वहां पे इस तरह से होती है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये 3 लाइनें आपको दी जाती है वहां पे, और इसी में आपको लिखना है। 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं एग्जाम की, जो बच्चों से मेरी बातचीत हुई है टॉपर से, उसके आधार पे कुछ बच्चों की कॉपी मैंने देखी है कि वो यहां से लेकर के अगर पूरा भरते हैं तो भी 2 नंबर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ उस प्रश्न को पॉइंट वाइज यहां लिख दिया, बात खत्म हो गई, नीचे का खाली छोड़ दिया, लेकिन पूरी सेंट्रल आइडिया आया है तो भी उसमें पूरा नंबर मिला है। बात सबके क्लियर हुआ?
तो अब चूंकि राजकोषीय समेकन क्या है यह पूछा गया आपसे, तो इसमें आप पॉइंट वाइज तो लिख नहीं सकते, इसमें आपको परिभाषा लिखनी होगी कि राजकोषीय समेकन से क्या तात्पर्य है। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए रणनीतिक कदमों को क्या कहा जाता है, राजकोषीय समेकन कहा जाता है। तो बस इतना लिखना आपको, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए अपनाई गई रणनीतियां। एक तो यह परिभाषा हो सकती है, दूसरा आप इसमें क्या लिखेंगे, सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उठाए गए कदमों को राजकोषीय समेकन या फिस्कल कंसोलिडेशन कहा जाता है। अब इसके पार्ट बहुत सारे हैं, इसी को अगर आपको 50 शब्दों में लिखना हो तो फिर उत्तर बदल जाएगा। फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपने लिखा आंसर कि सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उठाए गए कदमों को राजकोषीय समेकन कहा जाता है, जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, सब्सिडी को क्या करना, सब्सिडी को कम करना। ठीक है, दूसरा राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो राजस्व घाटे को कम करना पड़ेगा। तीसरा हमें क्या करना पड़ेगा, FRBM एक्ट को हमें लागू करना पड़ेगा। ठीक है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 को हमें स्ट्रांगली लागू करना पड़ेगा। तो ये इसके आगे हो जाएगा। और अगर यही प्रश्न 100 शब्दों में आ जाए कि राजकोषीय समेकन क्या है, तो फिर आपको इसको और डिटेल जाकर के लिखना होगा। लेकिन अगर 15 शब्दों में है तो केवल ये पूछा कि ये है क्या वो बता दो बस, और हमें नहीं जानना है, बाकी सब हम जानते हैं। तो कुछ बच्चे इसको डिटेल करने के कारण अपने नंबर ज्यादा तो मिलना नहीं है, नंबर तो 2 ही मिलेगा ना आपको, तो उतना ही लिखना है जितना आपको पूछा गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है ऋणात्मक ब्याज दर क्या। देखो ये बहुत शानदार है, नॉर्मली इसको आप रिवर्स रेपो रेट से समझो एक बार, है ना। जैसे आपने एक रिवर्स रेपो रेट देखा होगा कि ये आरबीआई है, आरबीआई, और ये यहां पे एसबीआई है। ठीक है, अगर एसबीआई आरबीआई को कर्ज दे तो इस कर्ज के ऊपर आरबीआई इसको क्या देता है, ब्याज देता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी देश के अंदर मंदी है, किसी देश के अंदर मंदी की स्थिति है और वहां पर आरबीआई चाह रहा है कि मंदी ना रहे, तो सामान्यतः क्या होता है कि बैंक या वित्तीय संस्थान आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक में पैसा क्यों जमा कराती है, ताकि इनको थोड़ा बहुत क्या मिल जाए, ब्याज मिल जाए। बात सबके एकदम क्लियर हो रहा है ना। इसको मैं समझाऊंगा और इसको कैसे लिखते हैं वो भी बता दूंगा। छोटा सा प्रश्न है, मैं चाहता तो सीधा ही बोल देता, लेकिन कंसेप्ट समझिए। केंद्रीय बैंक द्वारा जितने भी वित्तीय संस्थान या अन्य बैंक हैं, ये बैंक और वित्तीय संस्थान अगर केंद्रीय बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो इन पैसों के बदले केंद्रीय बैंक इनको क्या देता है, ब्याज देता है। सबके इतना क्लियर हुआ। अब अगर मान लो कि किसी देश के अंदर मंदी है, किसी देश में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उसको दूर करने के लिए क्या चाहिए कि बाजार के अंदर तरलता बढ़नी चाहिए। बाजार में क्या बढ़नी चाहिए, तरलता बढ़नी चाहिए। और तरलता अगर मान लो ये बैंक जो एसबीआई जैसे जितने भी बैंक है या आरबीआई में पैसा जमा कराएंगे तो व्यक्ति यानी बाजार में तो पैसा कम होगा ना भाई। अगर एसबीआई बाजार में पैसा देगा, लोगों को कर्जा देगा, तो तरलता बढ़ेगी, और तरलता बढ़ेगी तो मंदी अपने आप ही कम होगी। कि इतना तो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा। तो अब मंदी को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या कदम उठा ले कि अगर ये एसबीआई जैसे बैंक इसको कर्जा दें, यहां पैसा जमा कराएं, तो ये इन पर चार्ज वसूले। उल्टा हो गया ना कि यहां पे क्या हो रहा था, एसबीआई ने आरबीआई में पैसा जमा कराया, उसके बदले आरबीआई इसको कर्ज ब्याज दे रहा था। अब क्या हो जाए, एसबीआई अगर इसको पैसा जमा कराएगा तो ये पैसा तो लेगा लेकिन इससे ब्याज लेगा। एसबीआई पैसा भी जमा कराए, एसबीआई इसको पैसा भी दे, तो एसबीआई बेवकूफ थोड़ा ही है जो आरबीआई को पैसा देगा वो क्या करेगा, जनता को कर्जा देगा। क्या करेगा, जनता को कर्जा देगा, और जनता क्या कर्ज लेके घी पिएगी।
तो मार्केट के अंदर क्या तरलता बढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो मंदी अपने आप दूर हो जाएगी। तो अब ये है क्या ऋणात्मक ब्याज दर व्यवस्था? ऋणात्मक ब्याज दर व्यवस्था वस्तुतः वह व्यवस्था होती है जिसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा जितने भी जो वित्तीय संस्थान होती है या बैंक होते हैं, जब वो केंद्रीय बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो वो उन्हें हतोत्साहित करने के लिए उनके ऊपर ब्याज वसूलता है। इसको कहा जाता है ऋणात्मक ब्याज दर प्रणाली। अब देखो इसको 15 शब्दों में कैसे लिखेंगे हम। देखो बच्चों, इसके तहत केंद्रीय बैंक अधीनस्थ बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा केंद्रीय बैंक में जमा कराने पर ब्याज वसूलता है। बात सबके एकदम क्लियर हुआ? यानी इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं कि बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा केंद्रीय बैंक में राशि जमा कराने पर वसूला जाने वाला ब्याज की दर क्या कहलाती है? ऋणात्मक ब्याज दर प्रणाली। ये क्यों किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो वस्तुतः 2007-8 की जो वैश्विक महामंदी, ग्लोबल रिसेशन आई थी, उस वैश्विक महामंदी के बाद में ये देखा गया कि बाजार में पैसा कम है। अगर बाजार में पैसा होता तो लोग खरीदते तो मंदी नहीं आती। तो इसके कारण लेमन ब्रदर जैसा एक बहुत बड़ा जाइंट अमेरिका का बैंक दिवालिया हो गया था। तो फिर केंद्रीय बैंकों ने एक नई व्यवस्था ऋणात्मक ब्याज दर प्रणाली प्रारंभ की। इस ऋणात्मक ब्याज दर प्रणाली के तहत यह व्यवस्था कर दी कि अगर बैंक या वित्तीय संस्थान आरबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं में पैसा जमा कराएंगे तो वो क्या करेगा? मंदी को दूर करने के लिए इसको हतोत्साहित करना चाहेगा, और इसको हतोत्साहित करने के लिए वो इन बैंकों के ऊपर ब्याज वसूल करेगा। यानी पैसा भी जमा कराओ और आपके ऊपर ब्याज भी लगेगा। तो इसी को क्या कह दिया गया? ऋणात्मक ब्याज दर प्रणाली। बात सबके एकदम क्लियर हुआ? हाँ, देखिए रिवर्स रेपो रेट उल्टा है। रिवर्स रेपो रेट में क्या है? ये केंद्रीय बैंक जो है ना, इस जैसे एसबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर किसी वाणिज्यिक बैंक से कर्ज लेता है, जैसे मान लो यहां बैंक ए है, इससे उसने कर्जा लिया, तो ये कर्जा देगा, इसके बदले में क्या देगा? आरबीआई इसको ब्याज देगा। बात समझिए। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जैसे हमारे देश की बात करें तो जब कोई वाणिज्यिक बैंक से आरबीआई कर्ज लेगा तो उस लिए गए कर्ज के ऊपर आरबीआई उस बैंक को ब्याज देगा। उस ब्याज की दर को क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, ट्रिपल आर कहा जाता है। यानी आरबीआई ने कर्जा लिया, इस कर्ज के ऊपर जो ब्याज की दर है वो क्या है? रिवर्स रेपो रेट है। इतना सबके एकदम क्लियर हुआ ना? और रिवर्स रेपो रेट में तो पैसा मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर उल्टा हो रहा है। इसमें क्या होगा? इसमें आपसे पैसा भी ले रहा है और ब्याज भी नहीं दे रहा, आपको ब्याज देना पड़ रहा है। उल्टा हो रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? ताकि बैंक जो है जनता को पैसा दे, बाजार में पैसा दे, तो बाजार में मांग बनी रहे, बाजार के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिमांड बनी रहे और मंदी खत्म हो जाए, रिसेशन खत्म हो जाए। इसीलिए 2007-8 की जो वैश्विक महामंदी आई थी, उस वैश्विक महामंदी को दूर करने के उद्देश्य से यह ऋणात्मक ब्याज दर प्रणाली लाई गई थी। बात सबके एकदम क्लियर हुआ? देखिए वस्तुतः भारत के अंदर ऋणात्मक ब्याज दर प्रणाली है नहीं। बात समझ रहे हैं? यह सामान्यतः ऋणात्मक ब्याज दर प्रणाली जो होती है मंदी की परिस्थितियों में, कई बार देखा होगा, जैसे आरबीआई जब हमारे देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई थी
तो आरबीआई ने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट को बहुत कम कर दिया। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को अगर कम कर दिया जाएगा तो बैंकों को क्या, आरबीआई को जब पैसा देंगे, आरबीआई में जमा कराएंगे तो उनको प्रॉफिट कम होगा। तो यह वस्तुतः ऋणात्मक ब्याज दर प्रणाली का स्टेप होता है। जैसे इसके तहत क्या होगा कि मान लो हमारे देश की बात करें, ये एसबीआई है, अगर एसबीआई आरबीआई में पैसा जमा कराए, इसके बदले में आरबीआई इसको 5% ब्याज दे रहा है, तो अच्छी बात है ना। इसको घटा करके वो क्या कर दे, 4% कर दे, कम हुआ। इसको फिर घटा के क्या कर दे, 2% कर दे, और भी कम हो गया। अब इसको 0 कर दे, तो ये जमा क्यों कराएगा। और अगर इसको मान लीजिए ये कहे कि भाई आपको क्या करेंगे, -1% लगेगा, यानी आपको देना पड़ेगा, तो ये क्या हो गई, ऋणात्मक ब्याज दर व्यवस्था हो गई। अब एसबीआई इसको देगा क्या, कभी नहीं देगा, क्योंकि एसबीआई को तो सीधा सीधा नुकसान हो रहा है इसमें, एसबीआई को इससे क्या होगा, घाटा होने लगेगा। बात सबके एकदम क्लियर हुआ। तो ये कब लाई जाती है, जब किसी देश के अंदर अगर मंदी की परिस्थिति होती है, जब किसी देश के अंदर आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो तरलता को बढ़ाने के लिए, उस देश में मांग को सृजित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा यह पॉलिसी अपनाई जाती है। क्लियर हुआ सभी के। सर ये रिपो रेट जो है, अगर मान लो इसके पास पैसा ज्यादा है, वो जमा करा रहा है, तो फिर तो देगा बैंक को, आरबीआई को। देखो कोई कंडीशन है कि ऋणात्मक की आर्थिक मंदी चल रही है तब। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही कहा ना कि ऋणात्मक ब्याज दर व्यवस्था वो तो कब लाई जाएगी, ऋणात्मक ब्याज दर व्यवस्था तब लाई जाती है जब किसी देश के अंदर आर्थिक मंदी हो, और उस मंदी को दूर करने के लिए आरबीआई ऐसा नियम बना दे कि भाई आप मुझे पैसा ना देके जनता को ज्यादा से ज्यादा लोन बांटिए, मुझे पैसा मत दीजिए, देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट बांटिए, ताकि पैसा लेकर के वो कार खरीदें, पैसा लेके कपड़े खरीदें, पैसा लेके कुछ ना कुछ चीजें खरीदेंगे। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण उनकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ चीजों का प्रोडक्शन होगा, तो आर्थिक मंदी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बात सबके क्लियर हुई क्या। तो जब भी देश के अंदर मंदी की अवस्थिति होती है, तब जाकर के ये ऋणात्मक ब्याज दर प्रणाली को लागू किया जाता है। हमारे देश के अंदर नहीं है ऋणात्मक ब्याज दर प्रणाली। उसके बाद में है भारत में उर्वरक अनुदान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी डीबीटी। तो पहले इस डीबीटी को समझते हैं, और फिर उर्वरक और एलबीटी की जो डीबीटी है, इसमें क्या अंतर है हम लोग इसको देखते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो देखिए वस्तुतः एक सब्सिडी प्रणाली होती है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सरकार द्वारा अपने नागरिकों को दी गई राज सहायता, गवर्नमेंट असिस्ट। ठीक है, सरकार द्वारा नागरिकों को दी गई वित्तीय सहायता को सब्सिडी कहा जाता है। क्यों दिया जाता है, तो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, गरीब लोगों का उत्थान करने के लिए, और जो समर्थ लोग हैं उनको और ज्यादा समर्थ बनाने के लिए यह सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी एक तो तरीका यह हो गया कि मान लीजिए कोई चीज 1000 रुपए की है, तो सरकार क्या करे, आपको कहे कि भाई आप इसको खरीदेंगे तो 500 रुपया आपको गवर्नमेंट देगी, 500 रुपया आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। तो ये हो गया डायरेक्ट। ये क्या है, आपको इनडायरेक्ट सब्सिडी। मतलब क्या किया, जैसे पहले सिलेंडर आता था, तो सिलेंडर 400 रुपए का आता था, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 400 नहीं थी, मार्केट में उसकी वैल्यू 800 रुपए है। 400 तो आपने पे किया, और 400 रुपया गवर्नमेंट ने उस पर पहले ही सब्सिडी कर दिया, तो ये इनडायरेक्टली आपको सरकार ने सहायता दी। लेकिन इसमें कई तरह का करप्शन होता था। जो डीलर होते थे वो क्या करते थे, आपके नाम से इस तरह से दिखा दिया, और आपके नाम से उन्होंने किसी और को ब्लैक में बेच दिया, तो सब्सिडी का पैसा गवर्नमेंट का जो आपके नाम पर आ रहा था वो कोई डीलर खा रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई, इसको रोकने के लिए यह व्यवस्था कर दी गई कि भाई डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी, खाते के अंदर पैसा आएगा। मतलब मिस्टर ए ने सिलेंडर खरीदा तो कहा 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा। सिलेंडर की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपया, वो 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा। इसमें 500 रुपया आपके अकाउंट में आ गया, तो आपको मिला कितने का, 500 का। लेकिन पैसा आपके खाते में आया, और वो आपके खाते में तभी आएगा जब आप सिलेंडर ऑर्डर करेंगे। तो एलपीजी के मामले में सब्सिडी किस तरह से मिलती है, डायरेक्ट सब्सिडी जो परचेज करने वाला कस्टमर है उसको दी जाती है। लेकिन उर्वरक सब्सिडी के अंतर्गत तरीका थोड़ा उल्टा है। तो पहले हम देखते हैं कि डीबीटी है क्या,
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से तात्पर्य किसी भी ग्राहक या लाभार्थी को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का हिस्सा सीधा उसके खाते में हस्तांतरित किया जाना। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? डीबीटी कहा जाता है। पहले इसका नाम था डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, मनमोहन सिंह जी ने इसको प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में इसका नाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया गया। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया कि सरकार द्वारा अपने जो भी ग्राहक हैं, नागरिक हैं, उनको अगर कोई भी वो सामान खरीद रहा है तो डायरेक्ट उनके खाते में पैसा प्रदान करना। अब हमारे देश के अंदर किसान हैं, और किसान आप जानते हैं सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा शोषित तबका है। किसान जब यूरिया वगैरह खरीदने जाता है तो इसके तहत क्या होता है कि उनके पास दो चीजें मांगी जाती है, यानी एक तो आधार कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड इनको दिखा करके जो पोस मशीन होती है, ठीक है, मान लीजिए ये किसान है, ये गए और यूरिया बेचने वाला जो डीलर है उसके पास जाकर के इन्होंने 4 कट्टे लिए, तो इसमें क्या होगा 50% पैसा तो इनको देना है और 50% पैसा गवर्नमेंट उस दुकानदार को देगी। बात समझ गए? लेकिन इसमें क्या हुआ, किसान को पैसा प्राप्त हो गया, किसान को 50% में ही ये प्राप्त हो गया। तो अब इसका उत्तर किस तरह से हम लोग लिखेंगे? पहला ये पूछ रहा है भारत में उर्वरक अनुदान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण व्यवस्था क्या है। तो इसमें आप उत्तर इस तरह से शुरू करेंगे, भारत में उर्वरक अनुदान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई यह एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है। इसके तहत किसानों को आधार कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड के दिखाने के बदले में जो भी उर्वरक प्रदान करने वाली एजेंसियां होती हैं, यानी जहां पे उर्वरक बेचा जाता है, वहां सरकार द्वारा 50% राशि का भुगतान करने के बदले उन्हें यह सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस तरीके से आपको इसमें यह उत्तर लिखना है। बात समझ रहे हैं? तो यह व्यवस्था एलपीजी की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से अलग है। एलपीजी प्रणाली के तहत जहां सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तो वहीं किसानों को मिलने वाले उर्वरक के तहत विक्रेता व्यक्ति को सरकार द्वारा सीधा 50% राशि किसान देता है और 50% राशि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ यह हुआ कि उर्वरकों का एक तो इस्तेमाल बहुत कम हो गया, यानी पहले किसान क्या करता था, पहले किसानों को ज्यादा सब्सिडी मिलती थी, इसमें तो किसान बहुत ज्यादा यूरिया लेता था और बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने से खेती बहुत ज्यादा बंजर हो रही थी, उसके कारण कई तरह की बीमारियां भी हो रही थी। तो अब इससे क्या हो गया, एक तो उर्वरकों का इस्तेमाल बेहतर हो गया, दूसरा किसान को जितना उर्वरक चाहिए उतना ही उर्वरक वो खरीद रहा है। ठीक है, उसके बाद में है स्वचालित मार्ग तथा सरकारी मार्ग जिसके द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करता है। इनको समझाइए, बहुत शानदार प्रश्न है। ये आपसे पूछ रहे हैं ऑटोमेटिक मार्ग और जो गवर्नमेंट मार्ग है ये क्या है। तो देखिए हमारे देश में विदेशी निवेश 2 तरीकों से आता है। पहले तो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखना है कि ये क्या होता है। किसी भी विदेशी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा भारत की किसी कंपनी में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। किसी भी व्यक्ति या दूसरे देश की किसी कंपनी के द्वारा भारत में किया गया पूंजी हस्तांतरण विदेशी निवेश कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है एफडीआई और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसके तहत एफआईआई, क्यूएफआई और पी नोट्स आते हैं। ठीक है, तो एफडीआई की यहां पे बात हो रही है। प्रश्न जो दिया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब क्या हो गया, जब किसी विदेशी कंपनी के द्वारा भारत की किसी कंपनी में कम से कम 10% तक निवेश किया गया है, कम से कम 10% तक किसी विदेशी कंपनी के द्वारा किसी भी भारतीय कंपनी में निवेश किया गया है, तो उसको क्या कहा जाएगा, एफडीआई कहा जाएगा। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया,
किसी भी विदेशी व्यक्ति या संस्था के द्वारा, कंपनी के द्वारा किसी भारतीय कंपनी में अधिकतम 10% तक निवेश किया गया है तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फिर से देखिए शानदार तरीके से इनको, यदि किसी विदेशी कंपनी के द्वारा किसी भारत की कंपनी में न्यूनतम यानी कम से कम 10% तक निवेश किया गया है तो उसको क्या कहा जाएगा, एफडीआई कहा जाएगा। कम से कम 10% का मतलब ये हो गया कि अधिकतम 100% हो सकता है, यानी पूरी नई की नई कंपनी आ सकती है। और इसके अंतर्गत पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या कहा गया कि किसी भी विदेशी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा किसी भारतीय कंपनी में अधिकतम मैक्सिमम 10% तक निवेश किया गया हो तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब अगर यह विदेशी निवेश किसी कंपनी के द्वारा किया गया है, यानी किसी विदेशी कंपनी के द्वारा अगर किसी भारतीय कंपनी में अधिकतम 10% तक निवेश किया गया है तो इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो उसको क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और पार्टिसिपेटरी नोट्स या भागीदारी नोट्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे विदेशी निवेशक जो भारत के अंदर निवेश तो करना चाहते हैं किंतु अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं तो सेबी द्वारा पंजीकृत कुछ संस्थाओं के माध्यम से वो निवेश करें तो इसको क्या कहा जाएगा, पार्टिसिपेटरी नोट्स कहा जाता है। पहले ये हमारे देश में आने वाले विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत था, लेकिन सेबी के द्वारा अब ये गाइडलाइन बना दी गई कि भाई पार्टिसिपेटरी नोट से भी आएगा तो आपको अपनी पहचान बतानी होगी। तो अब ये कुल निवेश का मात्र 1-आधा% तक रह गया है और पहले ये 75% तक निवेश था 2012-13 तक। क्लियर हुआ। अब ये जो विदेशी निवेश हमारे देश में आता है ये 2 मार्गों से आता है। एक को कहा जाता है दिल्ली रूट या सरकारी रूट और दूसरे को कहा जाता है मुंबई रूट या ऑटोमेटिक स्वचालित रूट। दोनों को ध्यान से समझिए। अगर कोई विदेशी निवेश बिना पूर्व सरकार की अनुमति के भारत में किया जा सके तो ऐसे विदेशी निवेश को स्वचालित मार्ग वाला विदेशी निवेश कहा जाता है। मतलब यह हुआ कि किसी विदेशी कंपनी ने हमारे देश में निवेश किया, 1 महीने के भीतर कितना निवेश उसके द्वारा किया गया आरबीआई को इसकी सूचना दे दी जाए या आरबीआई की किसी क्षेत्रीय शाखा को इसकी सूचना दे दी जाए तो इसको कहा जाता है स्वचालित मार्ग या ऑटोमेटिक रूट। इसको मुंबई रूट भी कहा जाता है चूंकि अनुमति इसकी कौन देता है, आरबीआई के द्वारा दी जाती है और आरबीआई का जो मुख्यालय वो मुंबई में है इसलिए इसको मुंबई रूट भी कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए स्वचालित मार्ग क्या है, भारत में आने वाला वह विदेशी निवेश जो निवेश करने से पहले जिसकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और निवेश करने के बाद निवेश करने वाले को 30 दिनों के भीतर इसकी आरबीआई की किसी क्षेत्रीय शाखा में या आरबीआई को इसकी सूचना देनी होती है कि भाई हमने इतना निवेश किया है। तो इसको स्वचालित मार्ग क्यों कहा जाता है, चूंकि इसकी पूर्व अनुमति नहीं लेनी होती है। और क्योंकि इसको मुंबई मार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरबीआई का मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में है और हमारे देश के अंदर विदेशी निवेश की स्वीकृति देने की अंतिम शक्ति आरबीआई के पास होती है, इसलिए इसको मुंबई रूट भी कहा जाता है। हमारे देश में आने वाला लगभग 98% तक का विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग से आता है, यानी ऐसा विदेशी निवेश होता है जिसकी वस्तुतः सरकार को हमें पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा होता है बच्चों सरकारी मार्ग या इसको दिल्ली रूट भी कहा जाता है। तो ऐसा विदेशी निवेश जिसको विदेशी निवेश करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति होती है, यानी ऐसे सेंसिटिव जो क्षेत्र होते हैं जिनमें विदेशी निवेश आ रहा है तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक नुकसान हो सकता है या कोई और चुनौती पैदा हो सकती है, तो ऐसे विदेशी निवेश की अनुमति लेना जरूरी होता है। तो वह विदेशी निवेश होने से पहले जिसकी सरकार के द्वारा अनुमति लेनी होती है उसको क्या कहा जाता है, सरकारी मार्ग से आने वाला विदेशी निवेश कहा जाता है। तो इसको आप किस तरह से उत्तर करेंगे 50 शब्दों में, स्वचालित मार्ग। पहला बिंदु आप इसमें लिखेंगे वह विदेशी निवेश जिसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, निवेश करने के 30 दिनों के भीतर कुल निवेश की आरबीआई को इसकी जानकारी देनी होती है। इस प्रकार से भारत में कुल निवेश से आने वाला लगभग 98% निवेश हमारे देश में आता है। दूसरा बिंदु आप लिखेंगे सरकारी मार्ग से आने वाला विदेशी निवेश, तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे
वह विदेशी निवेश जिसकी निवेश होने से पूर्व सरकार या आरबीआई से अनुमति लेनी होती है। चूंकि इसकी अनुमति या तो वित्त मंत्रालय देता है या उद्योग मंत्रालय देता है, और ये दोनों ही दिल्ली में अवस्थित है, इसलिए इसको दिल्ली रूट भी कहा जाता है। बात सबके क्लियर हो गया? तो ये सिंपल सा एकदम प्रश्न था। भारत में आधारभूत ढांचे में निवेश की समस्याओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर लेख लिखिए। अब ध्यान रखना, ये 2018 के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन का उत्तर होना चाहिए। आज की बात करेंगे तो इसका उत्तर अलग होगा। जैसे पहले प्रश्न का भी अगर आज के संदर्भ में आप उत्तर पूछेंगे तो उसका उत्तर बिल्कुल अलग है। ये 2018 का क्वेश्चन है, तो उसी के आधार पर इसका उत्तर लेखन होना चाहिए। तो ये कह रहा है भारत में आधारभूत ढांचे में निवेश की समस्याओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर लेख लिखिए। तो सबसे पहले आधारभूत ढांचा क्या होता है, चूंकि 100 शब्दों में है, तो पहले हमें आधारभूत ढांचे की परिभाषा इसमें बतानी चाहिए कि हमारे देश में जितनी भी जैसे सड़कें हैं, ब्रिज हैं, मशीनरी है, ये जितनी भी चीजें हैं भौतिक और अभौतिक, ये आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आती है, जो उत्पादन तथा पुनरुत्पादन में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। आधारभूत ढांचे से मतलब क्या है? तो पहला आप लिखेंगे निवेश की वह मात्रा जो देखिए, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या है कि आधारभूत संरचना होता क्या है? तो आधारभूत संरचना से तात्पर्य है निवेश की वह मात्रा जो उत्पादन तथा पुनरुत्पादन में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। यानी निवेश जो हम करते हैं, जैसे सड़कों में किया गया निवेश, ब्रिज पे किया गया निवेश, स्कूल में किया गया निवेश, ठीक है, शिक्षा में किया गया निवेश, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया निवेश, आवास क्षेत्र में किया गया निवेश, ये जितना भी निवेश है ये कहीं ना कहीं उत्पादन यानी देश में प्रोडक्शन को बढ़ाने में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी निवेश किया जाता है सामान्यतः वो इस प्रकार के क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है। अब आपका प्रश्न यह है कि भारत में आधारभूत ढांचे में निवेश की समस्याएं क्या क्या हैं। तो पहले इसको पॉइंट आउट कर लेंगे कि निवेश के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला बिंदु क्या होगा कि भाई संसाधनों का अभाव है। एक रिपोर्ट के अनुसार हम लोग चाह रहे हैं कि 2025 तक हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हमारे देश की ग्रोथ रेट है वो 10% से ज्यादा होनी चाहिए, यानी डबल डिजिट होनी चाहिए। और वो तभी है जब हम अपने देश में कम से कम 1.5 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करें। और हमारी टोटल जीडीपी अभी कितना है? लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर, यानी हमारी कुल जीडीपी का 1.5 ट्रिलियन डॉलर तो हमें भौतिक आधारभूत संरचना के विकास में निवेश करना कंपलसरी है, तब जाकर के हम अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकते। तो पहली इसकी समस्या क्या है कि हमारे देश में संसाधनों का अभाव है। हमारा देश एक विकासशील देश है। अगर हम आधारभूत संरचना के निवेश के लिए इतना पूंजी निवेश कर देंगे तो खाद्य सुरक्षा कहां से चलाएंगे? देश का जो स्कूल आवास है उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? सैनिकों के लिए, देश की रक्षा के लिए खर्च कहां से करेंगे? तो पहला हमारी समस्या क्या हो गई? संसाधनों की चुनौती। और 1.5 ट्रिलियन डॉलर, इसका मतलब क्या हो गया? 1500 अरब डॉलर जितना पैसा हमें आधारभूत संरचना के विकास के लिए चाहिए, जिसमें सड़कें, बंदरगाह, ये सब डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए। दूसरा है, जितना ज्यादा आधारभूत संरचना का विकास करते हैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? विस्थापन की समस्या। विस्थापन का मतलब जैसे मान लो बांध बना रहे हैं या सड़कें बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां रहने वाले लोगों का हमें क्या करना पड़ेगा? उस स्थान से हटाना पड़ेगा। तो इसकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है विस्थापन की समस्या।
और विस्थापित लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लो कोई डैम बनाया, उनको उठा के दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, तो वहां ना तो उनकी कल्चर है, ना उनको कोई सुनने वाला है, तो फिर धीरे धीरे वो क्या होंगे, समाज से कटते जाएंगे, आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होंगे, और फिर उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर असामाजिक तत्व या जो नक्सली जैसे लोग हैं वो उनको प्रभावित करेंगे कि देखो तुम्हारी जल जंगल जमीन छीन ली, तुम्हें मिला क्या, यहां दिल्ली में लाके या ऐसे क्षेत्रों में कच्ची बस्ती में आपको बसा दिया गया, आपका इन्होंने कुछ भी नहीं किया, चलो हम आंदोलन करते। तो दूसरी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, विस्थापन की समस्या। तीसरी सबसे बड़ी समस्या होती है खाद्य सुरक्षा की समस्या। अगर हम आधारभूत संरचना में बहुत ज्यादा निवेश करने लगेंगे, आधारभूत संरचना में यानी सड़कें बना दी, बांधे बना दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया, ये सब बनाएंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप जो खाद्यान्न के लिए भूमि है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और बंजर भूमि ज्यादा बढ़ेगी, तो इसके परिणाम स्वरूप खाद्य सुरक्षा का संकट भी हमारे देश के सामने उत्पन्न होने लगेगा। तीसरा, कई तरह की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी, जैसे जैसे अगर हमारे देश के अंदर आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा तो इसके कारण क्या होगा, यानी अगर मान लीजिए ज्यादा बांध बन रहे तो टेक्टोनिक प्रेशर बढ़ेगा, पानी ज्यादा रिसेगा, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, भूकंप और इनकी प्रवृत्ति बढ़ेंगे। दूसरा, अगर सड़कें वगैरह ज्यादा बनेंगे तो पेड़ पौधे कटेंगे, इसके परिणाम स्वरूप भी क्लाइमेट प्रॉब्लम की समस्याएं होंगी। अगर आप आर्टिफिशियल डैम बना रहे हैं तो उसके परिणाम स्वरूप वहां का जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वो भी वहां पे समाप्त होगा। फिर तीसरी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अर्बन रूरल डिवाइड की समस्या। अर्बन रूरल डिवाइड की समस्या का मतलब क्या है कि जितनी भी आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है वो सामान्यतः शहरों में ज्यादा होता है, यानी अर्बन ओरिएंटेड होता है। शहरों में अच्छी सड़कें हैं, अच्छे अस्पताल हैं, अच्छी स्कूल्स हैं, अच्छी सब कुछ चीजें हैं। गांव के अंदर ऐसा कम डेवलपमेंट होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि गांव के लोग शहरों की ओर माइग्रेशन करेंगे, शहरों में जो है फेमिनाइजेशन यानी महिलाकरण ज्यादा हो जाएगा, और वो गांव के लोग जो है शहरों में आएंगे तो यहां पर क्या उनको बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अर्बन और रूरल भारत दो बन जाएंगे। अर्बन एरिया का डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है और रूरल एरिया का डेवलपमेंट कम हो रहा है, चूंकि जितनी भी आधारभूत संरचनाएं बन रही है वो कहां बन रही है, अर्बन एरिया के अंदर। शहरों में देखिए कि रोड पे रोड बनाए जा रहे, गांव में कोई ध्यान ही नहीं देता है। नेटवर्क यहां बहुत अच्छा चलेगा, गांव के अंदर नेटवर्क भी नहीं चल पाता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद में अगली क्या, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम। हमारे देश के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई आधारभूत संरचना से संबंधित कोई प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे बड़ी बाधा आती है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, जानबूझकर सरकारी अनुमतियों में देरी करती है, तो इसको कहा जाता है लाल फीताशाही। रेड टेपिज्म का मतलब कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो अनुमति दी जाती है उसको जानबूझ करके डिले करना। जैसे मान लो कोई निवेशक गया कि यार मैं यहां पे निवेश करना चाह रहा हूं, तो अधिकारी क्या कहेगा, निवेश करना अच्छी बात है, स्वागत है आपका, लेकिन मेरे का भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अब वो व्यक्ति पहली बार में खुद को ठगा हुआ महसूस करता है कि यार मैं तो यहां निवेश करने आया हूं, मैं तो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने आया हूं, और ये क्या कह रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए। तो लाल फीताशाही के कारण भी हमारे देश में आधारभूत ढांचे का विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा क्या, प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक चुनौतियां, जैसे जितने भी हमारे जो माउंटेन वाले क्षेत्र हैं वहां आप अक्सर देखते होंगे भूस्खलन के कारण अच्छी सड़कें नुकसान हो गया। चमोली में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा एक साथ कितना बड़ा बांध टूटा और उसके कारण कितने सारे लोग मारे गए। तो वहां पे क्या दिक्कत है, वहां प्राकृतिक आपदाओं के कारण अक्सर सरकार के द्वारा निर्मित किए गए आधारभूत ढांचे को हर साल अपने आप ही नुकसान हो जाता है। तो आप देखिए समस्याएं कौन कौन सी हो गई। पहला पॉइंट वाइज इसको हम लिखेंगे। पहला सबसे बड़ा बिंदु क्या हो गया, वित्त का अभाव, वित्त संसाधनों की चुनौती। दूसरा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की समस्या। तीसरा खाद्य सुरक्षा का संकट। चौथा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विभेद बढ़ना। पांचवा लाल फीताशाही की समस्या। छठवां प्राकृतिक आपदाओं की समस्या। ये 5 बिंदु आप इस तरह से लिखें। ये तो हो गई इसकी निवेश के समक्ष चुनौतियां, और उसके बाद अब भविष्य की आवश्यकताओं पर लेख लिखिए। यानी ये कह रहा है कि ये चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन भविष्य की आवश्यकताएं क्या। अब यहां पे आपको पैरा चेंज करके लेख लिखना है, तो 50 शब्दों में तो लगभग ये लिखना चाहिए, और 50 शब्दों में भविष्य की आवश्यकताओं के ऊपर लिखना चाहिए। तो उसमें हम क्या लिखेंगे,
आधारभूत संरचना किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आधारभूत संरचना अगर डेवलपमेंट होती है तो इसको मैं एक छोटे से फॉर्मूले से आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो ये जयपुर है, ठीक है, और जयपुर से मान लीजिए ये कोई गांव है चोमू, मान लेते हैं एक गांव है, ये जयपुर है, इन दोनों के बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसा मान लीजिए, है हम सब जानते हैं, लेकिन इनके बीच कनेक्टिविटी नहीं है। इस चोमू के अंदर बहुत ज्यादा फल सब्जी और दूध का उत्पादन होता है, जबकि जयपुर के अंदर मान लेते हैं कि फल सब्जी दूध का उत्पादन नहीं होता, पूरा अर्बन इलाका है, लेकिन इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो इधर का फल सब्जी दूध खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उत्पादन कम कर देंगे, प्रोडक्शन ही कम कर देंगे। अब मान लीजिए यहां पे एक सड़क बन जाए तो क्या होगा, यहां का कोई व्यक्ति सब्जियां या फल दूध लेकर के जयपुर के अंदर आएगा और उसको यहां पर ताजी फल सब्जियां, वो बोलेगा चोमू की फल सब्जियां, तुरंत ये लोग बेचारे पहले इनको 2 दिन पुराना रिलायंस फ्रेश में सामान मिल रहा है, यहां ताजा मिलेगा एकदम, तो उसको अच्छे मुनाफे पर जब ये बेच के जाएगा तो इस व्यक्ति की क्या हुई, इनकम बढ़ी। यानी शहर से गांव की जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो गांव का प्रोडक्शन क्या होगा, शहरों में आसानी से बिकेगा, तो इसके परिणाम स्वरूप यहां के लोगों की क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। इससे क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और जब यहां कंजम्पशन बढ़ गया तो धीरे धीरे जो फल सब्जियां वेस्ट हो रहा था वो सारा का सारा किधर जाने लग गया, जयपुर जाने लगा, यानी बड़े शहरों में जाने लगा। तो यहां के लोगों के पास भी क्या होने लग गया कि जब वो व्यक्ति शहर में आ रहा था तो यहां के उसने देखा कि यार अच्छे अच्छे खिलौने मिलते हैं, नए कपड़े मिलते हैं, तो यहां से खरीद के गांव में ले गया, तो इधर भी इंप्लॉयमेंट बढ़ा, इधर भी इनकम बढ़ी। फिर दूसरा, जब ये चोमू से मान लो इधर आ रहा है तो रास्ते में इसको पेट्रोल की जरूरत पड़ी, तो एक पेट्रोल पंप का डेवलपमेंट हो गया, एक नया यहां पे शहर का डेवलपमेंट हो गया, इसका मतलब होटल वगैरह और बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। तो सड़क बनने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बाकी कई चीजों का डेवलपमेंट होगा। बात सबके क्लियर हुआ ना। तो इससे क्या होगा, भविष्य की आवश्यकताओं पर आप लेख लिखेंगे तो क्या होगा कि आधारभूत संरचना के विकास से हमारे देश के अंदर एक तो क्या बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, दूसरा हमारे देश के अंदर निवेश बहुत ज्यादा आएगा। देखो भाई, निवेश कहां किया जाएगा, क्या बिहार के अंदर कोई निवेश करेगा क्या? 2 मैं आपको विकल्प देता हूं, एक है बिहार और दूसरा है गुजरात। आप कहां निवेश करना पसंद करेंगे? क्यों? क्योंकि बिहार में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। एक आपको अफगानिस्तान मिले और दूसरा भारत मिले तो कहां करना चाहेंगे? भारत में, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। तो वस्तुतः किसी देश के अंदर अगर आधारभूत संरचना की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो वहां पर बहुत ज्यादा निवेश आता है, और निवेश आएगा तो इसके परिणाम स्वरूप डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ता है। तो हाँ, देखो, लेबर सस्ती होने के कारण अगर निवेश बढ़ता तो आज भारत का अमेरिका बिहार होता। बात समझ रहे हैं? गांव में लेबर तो सस्ती है, वो शहरों में क्यों आता है? चूंकि रोजगार का संकट है सबसे बड़ा, और लेबर इसीलिए सस्ती है चूंकि वहां रोजगार नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? श्रमिक बहुत ज्यादा है, काम कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो सस्ते हैं। तो अगर बिहार के अंदर अब देखिए सरकार जैसे जैसे डेवलपमेंट कर रही है, सड़कें बहुत अच्छी हो रही है, बाकी चीजें अच्छी हो रही है, तो बिहार के अंदर भी निवेश बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो बिहार भी क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, वो भी महाराष्ट्र हो जाएगा, और भारत भी एक दिन अमेरिका बन जाएगा। ठीक है, तो भारत में आधारभूत ढांचे की समस्याएं क्या क्या वो मैंने आपको बताया, और फिर भविष्य की आवश्यकताओं पर लेख लिखिए कि ये जो निवेश है ये क्यों आवश्यक है। तो पहली चीज, इससे रोजगार बढ़ता है, इससे निवेश बढ़ता है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, इससे जीडीपी तो अपने आप ही बढ़ जाएगी, जितना ज्यादा निवेश आएगा तो जीडीपी वृद्धि होगी। ये सारी इसकी पॉजिटिव चीजें आपको दिखानी है। उसके बाद में अगला आपका प्रश्न है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, व्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित घटक बताइए। भारत की व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ाने हेतु कौन से घटक हैं? अब आपको ध्यान रखना है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या है। वस्तुतः 2003 के अंदर OECD देशों के लिए विश्व बैंक द्वारा पहली बार ये रैंक जारी की गई। 2006 में पूरी दुनिया के लिए
ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाने लगी। तो पहले तो हमें यह सीखना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जो ये बात बताती है कि किसी देश में व्यापार वाणिज्य करना कितना आसान है, कितना आसानी से व्यापार वाणिज्य किया जा सकता है, नया व्यवसाय कितनी सुगमता से वहां स्थापित किया जा सकता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या है? यह विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि किसी देश में तुलनात्मक रूप से व्यवसाय प्रारंभ करना तथा व्यवसाय का संचालन करना कितना आसान है। इतना सबके क्लियर हुआ? अब ये किस आधार पर जारी की जाती है? तो इसके 10 बिंदु होते हैं। विश्व बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी किए जाते हैं, तो इसके 10 पैरामीटर्स हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला होता है स्टार्ट अ बिजनेस, यानी किसी भी देश में व्यवसाय प्रारंभ करना कितना आसान है। तो व्यवसाय प्रारंभ करने से क्या मतलब है कि भाई आप बिजनेस खोलोगे तो वहां कई तरह की आपको अनुमतियां लेनी पड़ेंगी, कई तरह के हार्डल्स आते हैं, तो ये हार्डल्स ना आए। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या हो गया? स्टार्ट अ बिजनेस, यानी किसी भी देश के अंदर व्यवसाय को प्रारंभ करना कितना आसान है। दूसरा इसमें आता है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसी देश के अंदर व्यवसाय के संचालन के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करना कितना आसान है, कितने दिनों में हमें प्राप्त हो जाता है। तीसरा है पेइंग टैक्स, यानी किसी देश के अंदर कर चुकाने की जो प्रणाली है वो कितनी सुगम है, कितना आसान है। देखो, एक तो टैक्स चुका रहे हैं, और अगर वो भी रिजिड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर उसकी तकनीक हो, बहुत ज्यादा रिजिडिटी हो, तो टैक्स पेयर को बहुत गुस्सा आएगा कि यार मैं क्यों चुका रहा हूं। तो अगर किसी देश के अंदर टैक्स चुकाने की प्रक्रिया बहुत सरल है तो इसका मतलब वहां व्यवसाय करना भी आसान है। जैसे हमारे देश में जैसे ही जीएसटी लागू किया गया, तो जीएसटी लागू होने के बाद में ईज ऑफ डूइंग में हमारी रैंक बहुत तेजी से 142 से लेकर के और 63 तक आ गई रैंक। बात एकदम समझ में आया ना? यानी चीजें आसान होती जा रही है। तो पहला बिंदु आपने क्या लिखा? स्टार्ट अ बिजनेस, यानी किसी देश में व्यवसाय प्रारंभ करना कितना आसान है। दूसरा मैंने आपको बताया गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी व्यवसाय को शुरू करने के लिए बिजली कितने दिनों में मिल जाती है। तीसरा पेइंग टैक्स, वहां कर चुकाना कितना आसान है। गेटिंग डेप्ट, व्यवसाय के लिए कर्ज प्राप्त करना कितना आसान है। पांचवा प्रोटेक्टिंग ऑफ माइनॉरिटीज इन्वेस्टर्स, यानी जो अल्पसंख्यक निवेशक है, छोटे निवेशक हैं, उनके हितों का कितना संरक्षण उस देश के अंदर किया जाता है। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जितने भी जो एमओयू साइन किए जाते हैं, जैसे आपको एक ध्यान होगा रिसर्जेंट राजस्थान, तो रिसर्जेंट राजस्थान में बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन क्या उन पे इन्फोर्समेंट हुआ? क्या उनको इंप्लीमेंट किया गया? क्या उनको लागू किया गया? तो क्या निवेश आएगा आपके देश में? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि सरकारों के द्वारा जितने कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो कितना प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। फिर है इंसॉल्वेंसी, यानी किसी देश में दिवालियापन के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कितना आसान तरीके से सुलझाया जाता है, कितना कम टाइम में उनको सुलझाया जाता है। फिर कहा जाता है ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर, यानी एक देश से दूसरे देश में जो फॉरेन ट्रेड होता है, सीमा पार व्यापार होता है, वो कितना आसान है। जैसे भारत से पाकिस्तान में, भारत से चीन में, भारत से अमेरिका में, तो कितना सारा इसमें टैक्स लगता है। एक देश से अगर दूसरे देश के अंदर ट्रेड हो रहा है तो इस ट्रेड के दौरान कितने सारे हर्डल्स इसके अंदर आते हैं, कितने कम हर्डल्स इसमें आते हैं, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। बात सबके एकदम क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार इसके 10 पैरामीटर्स होते हैं। इन 10 पैरामीटर्स के आधार पर, ठीक है, एक ये इंडेक्स बनाया जाता है। जिस देश की रैंक इसमें ज्यादा आएगी, इसका मतलब यह है कि उस देश के अंदर व्यापार वाणिज्य करना आसान है, और अगर किसी देश की रैंक इसमें नीचे आ रही है, इसका मतलब उस देश के अंदर व्यापार वाणिज्य करना उतना आसान नहीं है। इतना सबके क्लियर हुआ? तो भारत सरकार ने, यह चूंकि 2018 का प्रश्न है, भारत सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में अपनी रैंक को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सुधार किए। जैसे जितनी भी जो कंस्ट्रक्शन परमिट्स हैं, ये सामान्यतः जो नगर पालिकाएं इत्यादि हैं इनके द्वारा दी जाती हैं, तो इनमें बहुत सारा टाइम लगता था। इसके कई रूल्स खत्म कर दिए गए, ऐसे अनवांटेड लो जो हर्डल थे उसको खत्म किया गया, रेड टेपिज्म को खत्म किया गया।
इसके अलावा बिजली प्राप्त करने में भारत की रैंक लगातार इसमें सुधार रही थी। फिर जो टैक्स पे करने की प्रोसेस है उसको भी सरल किया गया। जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट जैसी व्यवस्था हमारे देश में लागू कर दी गई। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी के जो केस थे, दिवालियापन के जो केस थे, उनको भी बहुत आसान बना दिया गया। तेजी से उनका सुलझावड़ा किया जाने लगा, यानी आसानी से वो सारे केस अब सुलझाए जाने लगे। फिर प्रोटेक्टिंग ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स में भी भारत की स्थिति बहुत शानदार तरीके से सुधरी है और बिजनेस प्रारंभ करने में भी अब हमारे देश में स्थिति लगातार सुधर रही है। तो यह सिंपल सा एक प्रश्न था कि भारत सरकार के द्वारा व्यवसाय सुगमता रैंक बढ़ाने के लिए कौन कौन से घटक हैं। अब आपको पता होगा कि भारत ने 2020 के बाद ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आना बंद हो गया, क्योंकि चाइना ने, जब चाइना की रैंक नीचे जाने लगी तो काफी विरोध किया और इसमें डिस्प्यूट भी काफी हुए। तो कहा कि भाई ये किस आधार पे आप नापते हैं, इसके पैरामीटर्स तो है लेकिन ये सही नहीं है, तो इस आधार पे इसको धीरे धीरे बंद कर दिया गया। तो ये सबके एकदम क्लियर है ना, एकदम सिंपल सा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या है कि किसी देश के अंदर व्यापार वाणिज्य प्रारंभ करना कितना आसान है और तुलनात्मक रूप से किसी देश में व्यापार वाणिज्य करना कितना बेहतर है। 10 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए, ये पैरामीटर्स हैं और भारत सरकार ने इसमें ईज ऑफ डूइंग जो रैंक है इसको बढ़ावा देने में कौन कौन से कदम उठाए, वो सारे कदम भी आपको दिए गए हैं। अच्छा, इतने ही प्रश्न थे। तो ये इस तरीके से इकोनॉमिक्स के आपको प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत आसान से प्रश्न इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो जब हम क्लास करेंगे तो इन्हीं चीजों के ऊपर बहुत डिटेल तरीके से आपको समझाया जाएगा। देखिए, बुक्स के अंदर सामान्यतः तो उत्कर्ष के नोट्स आपको मिलेंगे, उससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है, इतने शानदार तरीके से आपको वो नोट्स बना के हम लोग देंगे। आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, उसको पढ़ लेना है। और दूसरा जो क्लास में आपको लिखवा दिया जाता है वो है, फिर भी एक रेफरेंस बुक अगर आप लेना चाहें तो इकोनॉमिक्स के लिए या तो राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, अथवा रमेश सिंह की जो बुक आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यानी आपके जितने भी टॉपिक है तो टीएमएच की रमेश सिंह की बुक आती है वो आप ले सकते हैं, उसमें आपका सारा मिल जाएगा। अभी बैच आपका कब प्रारंभ होगा, थोड़ी सी जानकारी उसको मैं ये बता दूं। 10 नवंबर को प्रातः 8 बजे हम लोग फिर मिलेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सारे जितने भी हैं, अभी 2-3 दिन में आपको और भी कई टीचर्स के इसमें हमारे वीडियो मिल जाएंगे। सर ने आपको यह भी बताया था कि जो जोधपुर में पढ़ाएंगे उनके वीडियो भी आपको मिलेंगे, जयपुर में जो टीचर पढ़ाएंगे उनको जोधपुर वालों बच्चों को मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन भी देंगे और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आपको फ्री मिलने वाला है। और हमारी फीस, चूंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि मात्र 45,000 रुपये हमारी फीस है, ठीक है। इसके अंतर्गत सारा टेस्ट सीरीज भी आपका कंप्लीट फ्री है। क्या बेटा, मात्र इसलिए लगा रहा हूं कि इससे ज्यादा नहीं है। इकोनॉमिक्स वाले हैं ना तो इकोनॉमिक्स की भाषा में ही समझाते हैं, ठीक है। 24 आपके टेस्ट होंगे। आपके कोई भी कोर्स रिलेटेड अब क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं सुबह 8 बजे से। देखो, डेली 1 घंटे तो आपका टेस्ट चलेगा। हाँ, कर सकते हैं। डेली आपका 1 घंटे तो क्या होगा, टेस्ट चलेगा। जैसे मान लो हमने इसका बैच शुरुआत में 8-8 घंटे चलाए तो 8 घंटे आपकी क्लास होगी, 1 घंटे आपका टेस्ट होगा। जो डेली टेस्ट मेंस का है उसकी प्रोसेस क्या होगी, तो उसकी प्रोसेस वस्तुतः ये होगी कि मैं डेली आपको प्रश्न दूंगा और आपको एक सीट मिलेगी। उस सीट के अंदर 5 प्रश्न तो होंगे 2-2 मार्क्स वाले, 3 प्रश्न आपको मिलेंगे 50 शब्दों वाले और 1 प्रश्न मिलेगा 100 शब्द वाला। 1 घंटा का ये पेपर होगा। इनको आप लिखेंगे और लिख करके तुरंत ही उसको चेक कराने के लिए, जैसे कल सर ने भी आपको बताया था, इनकी कॉपी इनको दे दी, इनकी कॉपी इनको दे दी और आप ही आपस में चेक करेंगे तो तुरंत आपको उसका पता भी चल गया। तो आपका मेन पर्पज हमारा क्या है कि आपने लिखा कितना, भाई आज आपने पढ़ा उसका आंसर्स कितने लिखे। चूंकि वस्तुतः आपको चेक तो बाद में करेंगे, आपको नॉलेज कितना गेन हो रहा है वो चीजें इसमें मैटर रखती है। और फिर आपका जो टेस्ट सीरीज चलेगा वो वस्तुतः हम लोग चेक करवाएंगे। हमारे जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो हमारी टीम है बेके टीम, वो उसको चेक करेंगे और बहुत शानदार चेक होगी। जितना आप लिखेंगे उससे ज्यादा आप देखेंगे लाल के पेन से लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये हमारी विशेषता है
और मैं इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी करने वाला हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो मुझे पता है कि आपका रिजल्ट मुझे किस तरीके से निकलवाना है।